स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की कक्षा में। आज की कक्षा का विषय है दैनिक कक्षा अध्यापन पर्यवेक्षण किस प्रकार से किया जाएगा। इंटर्नशिप के दौरान आप सभी को संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन विषयों का विद्यालय में किस प्रकार से अध्यापकों के द्वारा अध्ययन अध्यापन का कार्य संपादित कर विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है, इससे संबंधित आप दैनिक कक्षाओं का पर्यवेक्षण करेंगे और दैनिक कक्षा अध्यापन पर्यवेक्षण फाइल का निर्माण करेंगे। तो आज के प्रकरण में हम जानेंगे कि किस प्रकार से दैनिक कक्षा अध्यापन पर्यवेक्षण फाइल का निर्माण किया जाएगा और संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में आप किस प्रकार से विषय अध्यापक की कक्षा का पर्यवेक्षण कर किन किन बिंदुओं को अपनी फाइल के अंतर्गत व्याख्यात करेंगे और कक्षा अध्यापन का पर्यवेक्षण करते हुए आप किन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं दैनिक कक्षा अध्यापन पर्यवेक्षण के संदर्भ में। फाइल निर्माण के समय आपको सबसे पहले फाइल का फ्रंट पेज तैयार करना है, जिसमें आपकी संस्था का नाम, संस्था का लोगो, सत्र, विभाग, विषय और प्रकरण आप ऐड करेंगे। दाईं ओर आपका परिचय और बाईं ओर पर्यवेक्षक का परिचय यानी कि आपके विषय अध्यापक का परिचय आएगा जिन्होंने यह कार्य आपको दे रखा है। यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट मैं आपको कर दूँ, चूँकि आपको इंटर्नशिप के दौरान जो कार्य दिया गया है वो आपके 2 शिक्षण शास्त्रों पर आधारित दिया गया है। एक है आपका संस्कृत और दूसरा है आपका जिसको आपने अन्य शिक्षण विषय के रूप में अपने लिए चयनित किया हुआ है। तो इसके अंतर्गत है हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन। चूँकि आप सभी परंपरागत विद्यालयों में अगर प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि संस्कृत में परंपरागत विद्यालयों में आपके व्याकरण, कर्मकांड, वेद, ज्योतिष, साहित्य इत्यादि विषयों का अलग अलग प्रश्न पत्र के रूप में अध्ययन करवाया जाता है और ये सभी पार्ट हैं संस्कृत के। तो आपने संस्कृत के लिए जब आप दैनिक कक्षा अध्यापन पर्यवेक्षण कर रहे होंगे तो आप इन सभी कक्षाओं के अध्यापकों के पढ़ाने के तरीके को देखेंगे कि किस तरीके से व्याकरण के अध्यापक व्याकरण विषय का अध्ययन अध्यापन करवा रहे हैं। साहित्य के अध्यापक को देखेंगे, ज्योतिष, वेद, कर्मकांड, पुराण, जो भी आपके विद्यालय में संचालित विषय हैं परंपरागत तरीके से, वो सभी संस्कृत से संबंधित हैं। इसीलिए आप इन सभी अध्यापकों का ऑब्जर्वेशन करके ऑब्जर्वेशन फाइल को तैयार करेंगे। और द्वितीय विषय के अंतर्गत आपको यह विशेष ध्यान देना है कि हिंदी, अंग्रेजी और आप सामाजिक अध्ययन, इन तीनों ही विषयों का आपके द्वारा क्या किया जाएगा, अध्ययन अध्यापन का पर्यवेक्षण किया जाएगा। क्योंकि कई बार आपके सामने शिक्षण के दौरान ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब दायित्व अधिक होने के कारण अन्य अध्यापक को कक्षा अध्ययन कराने के लिए एडजस्ट किया जाता है, यानी वो अपनी उस कक्षा अपने स्वयं के विषय की कक्षा के साथ साथ अन्य विषय की कक्षा के विद्यार्थियों के विषय का भी क्या करवाना पड़ता है, अध्ययन अध्यापन करवाना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हिंदी शिक्षण करवाया जाता है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण करवाया जाता है, अंग्रेजी शिक्षण करवाया जाता है। इन सभी विषयों पर आधारित आपको पर्यवेक्षण करना है। तो केवल ये नहीं कि आपने संस्कृत देखा और आपने जो चयनित द्वितीय विषय है उसमें से एक ही विषय, सारे जो विषय हैं उन सब का आप क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। संस्कृत के अंतर्गत ये सारे मैंने बताया और द्वितीय शिक्षण विषय के अंतर्गत ये तीनों विषय आपके द्वारा पर्यवेक्षित किए जाने हैं। तो आपको फाइल का फ्रंट की तरह ही द्वितीय पृष्ठ तैयार करना है। उसके पश्चात आप विषय अनुक्रमणी का तक्का तैयार करेंगे जिसमें 1, 2, 3 क्रम संख्या लिखते जाएंगे। उप विषय में आप संस्कृत की जब फाइल बना रहे होंगे तो आपने यहाँ पर बताना है कि उप विषय के अंतर्गत आप
क्या कर रहे हैं। संस्कृत में व्याकरण है, आपका साहित्य है, कर्मकांड है, ज्योतिष है, किस विषय के अंतर्गत, उप विषय के अंतर्गत इसको अध्ययन करवाया जा रहा है। तो विषय संस्कृत हुआ, संस्कृत के अंतर्गत आप साहित्य, व्याकरण, कर्मकांड, ज्योतिष, पुराण इत्यादि विषयों का क्या किया जा रहा है, अध्ययन करवाया जा रहा है प्रश्न पत्र के रूप में। किस दिन उसका अध्ययन करवाया जा रहा है, वो दिनांक यानी डेली की कक्षाओं का आपके द्वारा क्या किया जाना है, पर्यवेक्षण किया जाना है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में काम समाप्त किया, रोज़ की कक्षाओं का आपको निरीक्षण करना है, पर्यवेक्षण करना है और उसको अपडेट करना है। यहाँ पर प्रकरण क्या पढ़ाया गया, हर दिन जितनी भी कक्षाओं का आपने ऑब्जर्वेशन किया है, संस्कृत के अंतर्गत एक दिन में कितनी कक्षाएं, विषय संचालित हो रहे हैं, तो उसका आप यहाँ पर डिटेल लिखेंगे। अध्यापक का नाम जिसके द्वारा वो प्रकरण पढ़ाया जा रहा है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात पर्यवेक्षण करते हुए आपको किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है। जब पर्यवेक्षण की फाइल तैयार की जा रही हो तो सबसे ऊपर आप दैनिक कक्षा अध्यापन निरीक्षण या पर्यवेक्षण यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद कक्षा, किस कक्षा का पर्यवेक्षण आप कर रहे हैं, किस विषय का है, तो संस्कृत आपने लिखा। हिंदी का करेंगे तो हिंदी, आपने अंग्रेजी का किया तो अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन किया तो सामाजिक अध्ययन। कालांश किस पीरियड में है, दिनांक, प्रकरण, वादन, अध्यापक का नाम जो पढ़ा रहे हैं, विद्यालय का नाम जिसमें आप अभी इंटर्नशिप पूरी कर रहे हैं, तो उस विद्यालय का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहला बिंदु है अध्यापक से संबंधित। आप देखते हैं कि कक्षा कक्ष में जब अध्यापक प्रविष्ट हो तो उसमें आत्मविश्वास अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो पूरे 35 मिनट तक कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम की ओर लेकर जा सके, उनमें रुचि और जिज्ञासाओं को उत्पन्न कर सके। पढ़ाते हुए अध्यापक में प्रसन्नचित्ता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो तनाव में नज़र आ रहा है, उसने अपनी प्रकरण की तैयारी नहीं की हुई है ठीक तरीके से, या कक्षा में जब वो अपने लेक्चर को डिलीवर कर रहा है तो उस समय बड़ा एग्रेसिव वो हो रखा है, तो क्या वो प्रसन्नचित्त है या नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वेशभूषा किस तरीके की अध्यापक की, आवाज़ की स्पष्टता, इतना कम तो नहीं बोल रहा है कि आगे की लाइन को नहीं सुनाई दे रहा है, या इतनी तीव्र भी तो नहीं बोल रहा है कि कक्षा के बाहर बहुत तेज़ी से क्या जा रही है, आवाज़ जा रही है। हाव भाव, शिक्षण का जो कार्य है वो बिना हाव भाव के संपादित हो ही नहीं सकता, एक्सप्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो अध्यापक जिस बिंदु को पढ़ा रहा है उस बिंदु से संबंधित जिस तरीके के हाव भाव होने चाहिए उसको स्पष्ट करने के लिए, तो क्या उस तरीके के हाव भाव अध्यापक प्रकट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका भी विशेष ध्यान रखना। इसके पश्चात आप जो लेसन अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आप सभी जानते हैं कि कक्षा में प्रविष्ट होने से पूर्व अध्यापक को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी व्यवस्था पूर्व में करनी होती है। और जब वो कक्षा में प्रविष्ट हो तो यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसने जो उद्देश्य पूर्व में निश्चित कर लिए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति से संबंधित ही वह अपनी कक्षा में अपने लेक्चर को डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी वो जो प्रकरण पढ़ा रहा है वो उद्देश्यनिष्ठ है या नहीं है, या केवल ऐसे ही वो कक्षा के अंदर टाइम पास तो नहीं कर रहा है अपने व्यर्थ की बातों से या अपने व्यक्तिगत बातों से या अपने परिवार की बातों से या इधर उधर की बातों से। उसका कार्य है जो प्रकरण से संबंधित उद्देश्य उसने निश्चित किए हुए हैं उन उद्देश्यों की वह पूर्ति करें। साथ ही साथ अध्यापक बिल्कुल केवल कक्षा में अपने आप ही बोलने पर तो नहीं लगा हुआ है या किताब में ही तो नहीं खोया हुआ है, विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी कक्षा तब सक्रिय मानी जाती है जब अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही शिक्षण की प्रक्रिया में आपस में
एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके प्रकरण को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें कभी विद्यार्थी अध्यापक से जिज्ञासा स्वरूप प्रश्न पूछता है तो कभी अध्यापक मूल्यांकन करने के लिए विद्यार्थी की अभिव्यक्ति को जानने के लिए विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है। इससे क्लास एक्टिव होती है। क्लास में जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता है वो भी उस प्रकरण को समझने का प्रयत्न करते हैं, और साथ ही साथ डिफरेंट तरीके के दृष्टांत उदाहरण कक्षा में इंटरेक्शन के दौरान उत्पन्न होते हैं, जो शिक्षण में सहायक होते हैं, अधिगम को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अध्यापक के द्वारा शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, यानी जब अध्यापक पढ़ा रहा हो तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अध्यापक TLM का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। जो चीज़ शिक्षण को सरल बनाने में, अधिगम की स्थिति को अधिक उपयुक्त बनाने में, विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न करने में और साथ ही साथ विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करने के लिए आवश्यक है, उन सभी वस्तुओं को सहायक सामग्री के रूप में कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक को प्रयोग में लेकर आना चाहिए। और शिक्षण के दौरान जो उन्होंने पूरी पाठ्य योजना निर्मित की है, यानी पूरी कक्षा के दौरान मूल्यांकन के प्रश्न आवश्यक रूप से पूछे जाएं कि टीचर एक तरफ से पढ़ाना शुरू हुआ तो अब रुकेगा तभी जब वो ख़त्म कर चुका होगा अपने कंटेंट को पूरा का पूरा। नो, हर एक पद पूरा होने के बाद, एक स्टेंजा पूरा होने के बाद चैप्टर के, अध्यापक को आवश्यक रूप से मूल्यांकन करना चाहिए कि जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा लिया है विद्यार्थी को समझ में आया है कि नहीं आया है, विद्यार्थी उसमें स्वाभिव्यक्ति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, विद्यार्थी विचार विश्लेषण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें संज्ञान की वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके भाव आपके कंटेंट से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, वो क्रियाशील है कि नहीं है, इत्यादि चीज़ों के लिए मूल्यांकन प्रश्नों को अपने पाठ्य योजना में स्थान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो पाठ्य योजना से तात्पर्य ये नहीं है कि अध्यापक लेसन प्लान बना के कक्षा में बैठे। पाठ्य योजना से कक्षा शिक्षण के दौरान वास्तविक कक्षा में तात्पर्य यहाँ पर ये लगाया जा सकता है कि अध्यापक ने 35 मिनट का जो अपना शेड्यूल तैयार कर रखा था उसमें वह इन सारे बिंदुओं का ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा है। यहाँ पर आपको इंटर्नशिप के दौरान इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कक्षा से संबंधित जिन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है, कक्षा में बैठने की जो व्यवस्था है वो किस तरीके की है। कहीं एक विद्यार्थी आगे, 4 विद्यार्थी पीछे, 2 विद्यार्थी दाएं, और बाकी कक्षा बहुत अव्यवस्थित हो रखी है। कक्षा में अध्यापक ने इस चीज़ का ध्यान दिया कि नहीं दिया। साथ ही साथ बैठक व्यवस्था में जो बच्चे वीक हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, जो बच्चे किसी तरीके से स्वास्थ्य से प्रभावित हो रखे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो कहीं मिडिल में बैठे हुए हैं, तो कहाँ पर जिन पे चोट लगी हुई है उन बच्चों को कहाँ बैठना चाहिए, जिसको कम दिखाई देता है उसको कहाँ पे बिठाया जाना चाहिए, जो बच्चे अधिगम में थोड़े से असमर्थ हैं उनको कहाँ पर बिठाया जाना चाहिए। ऐसी बैठक व्यवस्था में इसका ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। कक्षा अनुशासन, विशेष रूप से जब कक्षा अव्यवस्थित है तो अनुशासन वहाँ पर है या नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। कक्षा व्यवस्था ही अनुशासन को उत्पन्न करने का कार्य करती है, तो कहीं बच्चे शोर, टीचर पढ़ाए जा रहा है और बच्चे शोर करने पे लगे हुए, ऐसी स्थिति तो नहीं बनी हुई है। कक्षा में स्वच्छता, बच्चों ने कॉपी के पेज फाड़ कर फेंके हुए हैं, अपनी पेंसिल को छिल के फेंका हुआ है, तो इस तरीके की गंदगी कहीं कक्षा में तो नहीं हो रखी है, इसका भी ध्यान रखना है। छात्रों की पाठ में रुचि, अगर विद्यार्थी केवल निष्क्रिय होकर अध्यापक को सुन रहा है, इसका अर्थ है छात्र कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, या अध्यापक भी वन वे में केवल अपना व्याख्यान देने पे लगा हुआ है, अध्यापक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि बच्चे समझ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो प्रकरण के प्रति प्रश्न उत्पन्न क्यों नहीं कर रहे हैं, अध्यापक समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहा है। इसका अर्थ है रुचि में विद्यार्थी की रुचि प्रकरण के प्रति कम है, और यह जानना आवश्यक है चूँकि अधिगम के लिए रुचि का होना
आवश्यक है। तो अध्यापक को इसके लिए क्या करना चाहिए? रुचिकर तरीके से पढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, कक्षा को अधिक सक्रिय रखने का प्रयत्न करना चाहिए, सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, दृष्टांतों का प्रयोग करना चाहिए और दृष्टांतों में भी दैनिक दृष्टांतों का अध्यापक के द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों की कठिनाई को हल किया जाना। कई बार विद्यार्थी काफ़ी अच्छे प्रश्न कक्षा में पूछते हैं और वो प्रश्न क्रिएटिव भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर जब तक उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो अपने को असहज महसूस करता है और अध्यापक का कर्तव्य है कि विद्यार्थी की असहजता को वो वहाँ पर सॉल्व करे, अर्थात उसे जहाँ पर डिफ़िकल्टी हो रही है उसके प्रकरण को सरल करने के लिए दृष्टांतों का उपयुक्त तरीके से, सहायक सामग्री का उपयुक्त तरीके से प्रयोग करे और साथ ही साथ कक्षा में बैठे हुए जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी होते हैं उनके सहयोग से भी प्रकरण को इजी बनाते हुए विद्यार्थियों की प्रकरण को ना समझने की कठिनाई को दूर किया जाने का प्रयत्न अध्यापक के द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसका ध्यान रखना। पाठ योजना प्रस्तुत करते हुए आवश्यक है पाठ को कैसे स्टार्ट किया जा रहा है, उसकी इंट्रोडक्शन को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो जब भी अध्यापक शिक्षण का कार्य करता है तो वह प्रश्नोत्तर से पूरी कक्षा को क्या करता है? अनुशासित भी करता है, सतर्क भी करता है, रुचिवान भी बनाता है, जिज्ञासावान भी बनाता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह प्रेरणादायक हों, जिससे कि विद्यार्थी प्रेरित होकर स्वतः ही प्रश्न का जवाब देना सुनिश्चित करे। साथ ही साथ जितने भी प्रश्न पूछे जाएं वो विद्यार्थी के प्रीवियस नॉलेज से संबंधित होने चाहिए, जिसको उसने अपने जीवन में या तो देखा है, महसूस किया है, उसके बारे में सुना है, उसके बारे में अनुभव प्राप्त किया है। ऐसे चीज़ों से संबंधित, जुड़े हुए विषयों से संबंधित प्रश्न प्रस्तावना के रूप में पूछे जाने चाहिए, जिससे कि प्रकरण की ओर पहुंचने में सरलता और सहजता हो। पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हुए आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आपने अपनी पाठ योजना में निश्चित किया कि कब प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाएंगे, कब आदर्श वाचन बोला जाएगा, कब आप अनुकरण वाचन करवाएंगे, कब काठिन्य निवारण होगा, कब उच्चारण अभ्यास होगा, कब बोध प्रश्न पूछे जाएंगे, कब पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाएंगे, कब विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, कब श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा, कब बच्चों को मौन रखा जाएगा, कब गृह कार्य दिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो जैसे जैसे आपने सोपान निश्चित किए हुए हैं, क्या उसी सोपान के अनुसार अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य करवा रहा है या नहीं करवा रहा है, इसको विशेष रूप से अंकित करना। अध्यापक के द्वारा वन वे टीचिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, अंतः क्रिया के द्वारा शिक्षण कार्य करना, जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों ही एक्टिव होकर किसी प्रकरण को समझाने का प्रयत्न और समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रश्नों का जो स्तर हो वो उच्च लब्धि वाले, मध्यम और निम्न लब्धि वाले तीनों ही स्तरों से प्रश्न के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न निर्मित किए जाने चाहिए, ताकि तीनों ही स्तर के विद्यार्थी जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर सकें और अपने अधिगम स्तर को बढ़ा सकें। कक्षा में प्रश्न का वितरण अध्यापक उचित तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पता चल रहा है कि पूरी कक्षा में वो पहली लाइन को ही प्रश्न पूछ रहा है, बाकी और कक्षा में उसका ध्यान ही नहीं है। तो प्रश्न का वितरण अगर पहली लाइन से पूछा गया तो आप दाएं से पूछेंगे, लास्ट बाएं से पूछेंगे, मिडिल में पूछेंगे। इस तरीके से कक्षा में सभी बच्चों को अपनी जिज्ञासा अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। प्रश्न पूछने की विधि, ये सबसे महत्वपूर्ण अध्यापक के लिए होती है कि वो इस तरीके से प्रश्न पूछे जिससे अगर बच्चे को कोई हिंट दिया जा रहा है तो वह उस हिंट को समझ सके। विद्यार्थी में यदि जिज्ञासा उत्पन्न करनी है तो ऐसे प्रश्न को निर्मित किया जाए। विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति उत्तम तरीके से कर सके, इस तरीके से प्रश्न निर्मित किए जाएं। तो हमने प्रस्तावना प्रश्न पूछे, हमने बोधात्मक प्रश्न पूछे, हमने पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे, हमने विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे, हमने गृह कार्य के प्रश्न पूछे। डिफरेंट तरीके के प्रश्नों को निर्मित करके विद्यार्थियों से पूछा जा सकता है।
उदाहरण का स्तर किसी भी कंटेंट को सरल और सहज बनाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक के द्वारा कक्षा को दृष्टांत के माध्यम से प्रकरण को स्पष्ट किया जाए और दृष्टांत में भी दैनिक जीवन से जुड़े हुए जो बिंदु हैं, जो अनुभव हैं, जो घटनाएं हैं, उनको ही दृष्टांत के रूप में प्रयोग में लेकर आना सुनिश्चित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अध्यापक के द्वारा बच्चे को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है और भविष्य में उसने किसी समाज के मध्य में रहना है और समाज में घटित होने वाली घटनाओं को यदि दृष्टांत के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थी उस प्रकरण को अधिक सहजता और सरलता से समझ सकता है। अध्यापक का स्पष्टीकरण जैसे ही प्रारंभ हो, अध्यापक के द्वारा अपना स्पष्टीकरण अपनी सहायक सामग्री के माध्यम से बहुत ही सरल और सहज प्रकरण को बनाते हुए विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं सहायक सामग्री का प्रयोग विद्यार्थियों को समझाने के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखना। श्यामपट्ट कार्य के दौरान, चूँकि श्यामपट्ट को दर्पण भी कहा जाता है अध्यापकों का, इसीलिए ब्लैक बोर्ड वर्क भी अधिगम कराने में बहुत सहयोग प्रदान करता है। सर्वप्रथम श्यामपट्ट में प्रविष्टियां भरी जानी चाहिए, जैसे कि कक्षा कौन सी है, दिनांक कौन सी है, विषय, प्रकरण, कालांश, वादन, ये सामान्य प्रविष्टियां हैं। विद्यालय का नाम, अध्यापक का नाम। उसके बाद है स्वच्छता। कार्य को कहीं इस तरीके से आप बहुत ही सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से श्यामपट्ट पर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। कहीं अव्यवस्थित लेख, कोई अक्षर छोटे, कोई अक्षर बड़े, बहुत ही जोड़ कर अक्षरों को लिखा जा रहा है, जिससे कि समान दूरी अक्षरों के मध्य में नज़र नहीं आ रही है। तो श्यामपट्ट कार्य बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पष्ट तरीके से और बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखते हुए किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। स्वच्छता से तात्पर्य नहीं कि अध्यापक हाथ धुलकर आए और फिर लिखना शुरू करें। स्वच्छता से तात्पर्य है कि अक्षरों में जितनी दूरी होनी चाहिए, जितने बड़े, जितने छोटे, जितने हाईलाइट किए जाने वाले अक्षर, इस चीज़ का, इस व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। श्यामपट्ट बिल्कुल क्लीन है कि नहीं है, उसमें पहले से स्पॉट पड़े हुए हैं। जब अध्यापक उसमें कुछ लिख रहा है तो विद्यार्थियों को अक्सर समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तो इससे क्या पड़ेगा? अधिगम पर असर पड़ेगा। क्रमबद्धता। श्यामपट्ट पर किए जाने वाला कार्य बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। जैसे ही आपने अक्षर लिखना शुरू किया और श्यामपट्ट भर जाए तो अब आप नीचे झुककर बिल्कुल बॉटम में जाकर श्यामपट्ट पर लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे, बल्कि जैसे ही आपको विद्यार्थियों से पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं कि आपने लिख लिया, जैसे ही आप नीचे पहुँचे यहाँ पर आपने ऊपर के कार्य को इरेज कर दिया और उसके बाद पुनः आपने जगह स्थान आपको मिल गया, आपने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। फिर जैसे नीचे बढ़ रहे हैं वैसे लास्ट वाले किए गए कार्य को हटा दीजिएगा, फिर स्थान बन जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लेखन कार्य कर सकते हैं। संकेतक का प्रयोग। अध्यापक के द्वारा जैसे ही श्यामपट्ट पर सब कुछ लिख दिया जाता है तो अब प्रकरण को समझाने के लिए अध्यापक के हाथ में संकेतक होना चाहिए, जिसके माध्यम से वो श्यामपट्ट पर लिखे हुए बिंदुओं को विद्यार्थी को उपयुक्त तरीके से प्रदर्शित कर सके, विद्यार्थियों को बता सके। तो ये था आपका प्रकरण। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा और जैसे ही आप पूरा पर्यवेक्षण पूरा कर लेंगे, आपको यह ध्यान रखना है कि अंत में आप फाइल के जो भी पृष्ठ, जिस पृष्ठ पे आप काम कर रहे हैं, पृष्ठ के उसी ऑब्जर्वेशन वाले दिन जिस अध्यापक का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, छात्र अध्यापक हस्ताक्षर, तो जिसने पर्यवेक्षण करता छात्र अध्यापक हस्ताक्षर के नाम से आप पेपर के डाउन में आप क्या करेंगे? राइट साइड पर्यवेक्षक छात्र अध्यापक हस्ताक्षर लिखकर अपना नाम और अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो ये है किस प्रकार से आपके द्वारा दैनिक कक्षा अध्यापन पर्यवेक्षण की फाइल निर्मित की जाएगी। इसी प्रकार से आप हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी इसकी एक फ़ाइल बनाएंगे और संस्कृत की एक फ़ाइल बनाएंगे। ठीक है,
तो हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन SST जिसे कहा जाता है उसकी एक फ़ाइल और संस्कृत की एक फ़ाइल आपके द्वारा बनाई जाए। 2 फाइलें आपके द्वारा पर्यवेक्षण की निर्मित की जाएंगी। साथ ही साथ दैनिक कक्षाओं का पर्यवेक्षण फ़ाइल हमने लिखा है, इसका अर्थ है रोज़ कक्षा में जाएंगे और रोज़ अध्यापक को ऑब्ज़र्व करेंगे कि अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है और कितने इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ा रहा है, कहाँ पे समस्याएं आ रही हैं। इसके लिए एक और टिप्पणियात्मक बिंदु आपके द्वारा क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें आप बताएंगे कि अध्यापक ने कहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लेक्चर को डिलीवर किया है और अध्यापक को ये भी करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी और अच्छे से सीख सकें। तो ये था आपका प्रकरण। धन्यवाद।